नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूँ दिव्या सिंह। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की हेडलाइंस के बारे में। इसरो ने अगली पीढ़ी के नेविगेशन उपग्रह NVS-01 को प्रक्षेपित किया। ग्रीन पीस ने फॉरएवर टॉक्सिक द साइंस ऑन हेल्थ थ्रेट्स फ्रॉम प्लास्टिक रिसाइकलिंग शीर्षक से रिपोर्ट जारी की। केंद्रीय विद्युत मंत्रालय ने अपतटीय पवन ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन और अमोनिया परियोजना पर अंतर्राज्यीय पारेषण प्रणाली शुल्क से 25 वर्षों के लिए छूट देने का निर्णय लिया। भारत संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक बल अभियानों में भाग लेने वाले दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के संगठन आसियान की महिलाओं को प्रशिक्षित करेगा। भारत के धान उत्पादक क्षेत्रों में डायरेक्ट सीडिंग राइस पद्धति को अधिक स्वीकृति मिल रही है। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। इसरो ने अगली पीढ़ी के नेविगेशन उपग्रह NVS-01 को प्रक्षेपित किया। NVS भारत की दूसरी पीढ़ी के उपग्रहों में पहला है। इसे नाविक यानी नेविगेशन बाय इंडियन कॉन्स्टलेशन सेवाओं के लिए प्रक्षेपित किया गया है। NVS-01 की मुख्य विशेषताओं के बारे में अगर हम बात करें तो NVS-1 का वजन 2232 किलोग्राम है। ये भारत के नेविगेशन कॉन्स्टलेशन में शामिल उपग्रहों में सबसे भारी है। इसे भूतुल्यकालिक उपग्रह प्रक्षेपण यान रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया है। इसमें स्वदेशी रूप से विकसित रुबिडियम परमाणु घड़ी लगाई गई है। ये घड़ी सटीक अवस्थितियों के बारे में बताएगी। इस मिशन का जीवन काल 12 वर्ष से ज्यादा का है। ये पहली पीढ़ी के उपग्रहों के 10 साल के जीवन काल की तुलना में ज्यादा है। ये थर्ड फ्रीक्वेंसी यानी L1 में सिग्नल भेजेगा। इससे अन्य उपग्रह आधारित नेविगेशन प्रणालियों के साथ इसकी अंतर सक्रियता बढ़ेगी। ये प्रणाली भारत में तथा भारत की मुख्य भूमि के आसपास लगभग 1500 किलोमीटर के दायरे में रियल टाइम अवस्थिति और समय संबंधी सेवाएं प्रदान करेगी। नाविक को 7 उपग्रहों के कॉन्स्टलेशन यानी समूह के साथ डिजाइन किया गया है। इस प्रणाली को पहले IRNSS यानी भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली के नाम से जाना जाता था। नाविक के 3 उपग्रहों को भूस्थैतिक कक्षा में जबकि 4 उपग्रहों को झुकाव युक्त भूतुल्यकालिक कक्षा में स्थापित किया गया है। नाविक प्रणाली 2 तरह की सेवाएं प्रदान करती है। स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सर्विस यानी SPS ये आम उपयोगकर्ताओं के लिए है और वहीं निषिद्ध सेवा यानी रेस्ट्रिक्टेड सर्विसेज RS सामरिक उपयोगकर्ताओं के लिए है। ये दोनों सेवाएं L5 यानी 1176.45 मेगाहर्ट्ज और S बैंड में 2498.028 मेगाहर्ट्ज दोनों बैंड्स में प्रदान की जाती हैं। क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली के उपयोग ये स्थलीय, हवाई और समुद्री नेविगेशन सेवाएं प्रदान करती है। ये आपदा प्रबंधन, सटीक समय बताने, वैज्ञानिक अनुसंधान आदि में भी उपयोगी है। विश्व भर में नेविगेशन प्रणालियां वर्तमान में 4 वैश्विक उपग्रह आधारित नेविगेशन प्रणालियां मौजूद हैं। अमेरिका की ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, रूसी ग्लोनास यानी ग्लोबल नाया नेविगाजिया नया, स्पुतनिकोवया सिस्टमा, यूरोपीय गैलीलियो और चीनी बाइडू। जापान के पास 4 उपग्रह आधारित प्रणाली हैं जो देश भर में GPS संकेत प्रदान कर सकती हैं। और आइए बात करते हैं प्लास्टिक अपशिष्ट के प्रबंधन पर। ग्रीन पीस ने फॉरएवर टॉक्सिक द साइंस ऑन हेल्थ थ्रेट्स फ्रॉम प्लास्टिक रिसाइकलिंग शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट को वैश्विक प्लास्टिक संधि यानी GPT तैयार करने के लिए गठित अंतर सरकारी वार्ता समिति के दूसरे सत्र के आयोजन से पहले जारी किया गया है। वर्ष 2022 में नैरोबी में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा आयोजित हुई थी। इस सभा में 175 देशों ने कानूनी रूप से बाध्यकारी GPT नामक वैश्विक संधि तैयार करने पर सहमति व्यक्त की थी। इस संधि का उद्देश्य 2024 तक प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना है। इस रिपोर्ट में ये कहा गया कि 3 विषाक्त स्रोतों से पुनर्चक्रित प्लास्टिक पदार्थों में विषाक्त रसायन जमा हो जाते हैं। वर्जिन प्लास्टिक में स्थित जहरीले रसायन जो प्रत्यक्ष संदूषण के लिए जिम्मेदार हैं। वर्जिन प्लास्टिक नया और प्रत्यक्ष रेजिन है जिसे प्राकृतिक गैस या कच्चे तेल का उपयोग करके बिना किसी पुनर्चक्रित सामग्री के उत्पादित किया जाता है। इसके अलावा कीटनाशकों, क्लीनिंग सॉल्वेंट्स जैसे अन्य पदार्थों की पैकिंग के लिए इस्तेमाल प्लास्टिक कंटेनर ये पुनर्चक्रण श्रृंखला में प्रवेश करते हैं और प्लास्टिक को दूषित करते हैं। तीसरा है पुनर्चक्रण प्रक्रिया जहां प्लास्टिक को गर्म किया जाता है। वर्ष 2060 तक प्लास्टिक उत्पादन के वर्तमान की तुलना में 3 गुना होने का अनुमान है। प्लास्टिक पुनर्चक्रण के खतरे की बात करें तो पुनर्चक्रित प्लास्टिक में रसायन का उच्च स्तर पाया जाता है। ये मानव शरीर में जहर फैला सकते हैं और पारिस्थितिक तंत्र को दूषित कर सकते हैं। प्लास्टिक पुनर्चक्रण से दीर्घ स्थायी कैंसर कारक यौगिक, डायऑक्सिन और फुरन उत्सर्जित होते हैं। प्लास्टिक पुनर्चक्रण प्रतिष्ठानों को आग लगने का खतरा
ज्यादा रहता है। ये खतरा उन जगहों पर और ज्यादा होता है जहां ई अपशिष्ट के रूप में इस्तेमाल की गई बैटरी से युक्त प्लास्टिक संग्रह किया जाता है। इसीलिए इस रिपोर्ट में कई सिफारिशें की गई हैं, जैसे कि प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के लिए प्रदूषक द्वारा भुगतान सिद्धांत को अपनाया जाना चाहिए। इस सिद्धांत के मुताबिक जो लोग प्रदूषण फैलाने के लिए जिम्मेदार हैं, उन्हें इसके प्रबंधन की लागत वहन करनी चाहिए, ताकि मानव स्वास्थ्य, पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचे। प्लास्टिक के भंडार और प्लास्टिक के निपटान के लिए गैर दहन प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। केंद्रीय विद्युत मंत्रालय ने अपतटीय पवन ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन और अमोनिया परियोजनाओं पर अंतरराज्यीय पारेषण प्रणाली शुल्क से 25 वर्षों के लिए छूट देने का निर्णय लिया। मंत्रालय के निर्णय के मुताबिक 31 दिसंबर 2032 को या फिर उससे पहले चालू की गई अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं को ISTS शुल्क भुगतान से पूरी तरह छूट दी गई है। ये छूट परियोजना चालू होने की तारीख से 25 वर्षों के लिए होगी। हालांकि 1 जनवरी 2033 से चालू परियोजनाओं को चरणबद्ध रूप से ISTS शुल्क देना होगा। नवीकरणीय ऊर्जा, पंप या बैटरी स्टोरेज सिस्टम या इनकी किसी भी हाइब्रिड प्रणाली का उपयोग करके ग्रीन हाइड्रोजन या ग्रीन अमोनिया उत्पादन करने वाली यूनिट्स को ISTS भुगतान से पूरी छूट दी गई है। 31 दिसंबर 2030 को या उससे पहले शुरू की गई परियोजनाएं इस छूट के लिए पात्र होंगी। 31 दिसंबर 2030 के बाद की परियोजनाओं को चरणबद्ध रूप से ISTS शुल्क देना होगा। इससे पहले सरकार ने नई जल विद्युत परियोजनाओं से उत्पादित विद्युत के पारेषण पर ISTS यानी अंतरराज्यीय पारेषण प्रणाली शुल्क माफ करने का आदेश दिया था। अंतरराज्यीय पारेषण प्रणाली शुल्क माफ करने का महत्व ये होगा कि इससे अपतटीय पवन ऊर्जा पहलों के व्यापक स्तर पर क्रियान्वयन में मदद मिलेगी। इसके अलावा इससे ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया परियोजनाओं के विस्तार को बढ़ावा मिलेगा। इससे ऊर्जा भंडारण प्रणाली परियोजनाओं से नवीकरणीय ऊर्जा के इस्तेमाल को प्रोत्साहन मिलेगा। अपतटीय पवन ऊर्जा प्रणालियां जल निकायों में निर्मित पवन चक्कियां हैं। ये पवन चक्कियां आमतौर पर महासागर के महाद्वीपीय शेल्फ में स्थापित की जाती हैं। इन्हें पवन ऊर्जा से विद्युत उत्पादन के लिए स्थापित किया जाता है। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करके जल से उत्पादित हाइड्रोजन को ग्रीन हाइड्रोजन कहा जाता है। ग्रीन अमोनिया ग्रीन हाइड्रोजन का उपोत्पाद है। इसका उपयोग परिवहन और भंडारण वाहकों में ऊर्जा के रूप में पोत परिवहन, ईंधन और उर्वरक उत्पादन में किया जाता है। भारत संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक बल अभियानों में भाग लेने वाली दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन आसियान की महिलाओं को प्रशिक्षित करेगा। भारत के रक्षा मंत्री के 2022 के प्रस्ताव के बाद भारत दक्षिण पूर्वी एशिया की महिला सैन्य कार्मिकों के लिए 2 पहलें आरंभ कर रहा है। इन पहलों को संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक बल अभियानों में महिलाओं के लिए भारत आसियान पहल के तहत शुरू किया जाएगा। ये पहलें भारत आसियान के बीच बढ़ते रक्षा सहयोग का हिस्सा है। इसके तहत जो प्रथम पहल है, इसमें भारत में UNPK केंद्र में आसियान सदस्य देशों की महिला शांति रक्षक बलों के लिए तैयार पाठ्यक्रमों का संचालन किया जाएगा। इसके अंतर्गत आसियान देशों की कुल 20 शांति सैनिकों को प्रशिक्षित किया जाएगा। प्रत्येक आसियान देश से 2-2 शांति रक्षक सैनिक होंगे। दूसरी पहल है, इसके तहत आसियान की महिला अधिकारियों के लिए टेबल टॉप अभ्यास आयोजित किया जाएगा। अभ्यास के दौरान महिला अधिकारियों को UNPK अभियानों में सामना की जाने वाली चुनौतियों से रूबरू कराया जाएगा। शांति रक्षा सेना में महिलाओं की अगर हम बात करें तो पहली बार 2007 में लाइबेरिया में एक पूर्ण महिला सदस्यों वाली पुलिस यूनिट को तैनात किया गया था। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक 2020 में लगभग 95,000 शांति रक्षक सैनिक थे। इसकी कुल सैन्य टुकड़ियों में 4.8% महिलाएं और FPU में 10.9% महिलाएं थी। FPU यानी फॉर्म्ड पुलिस यूनिट। महिला शांति रक्षक सैनिकों का महत्व इसलिए भी है क्योंकि ये संघर्ष वाले क्षेत्रों में बच्चों सहित आबादी के अधिकतर हिस्सों तक बेहतर ढंग से पहुंच सकती हैं। इससे उन्हें ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सकती है जिसे अन्य प्राप्त नहीं कर सकते या फिर बड़ी मुश्किल से जुटा सकते हैं। वे स्थानीय समुदायों के साथ विश्वास बहाली में आवश्यक कड़ी सिद्ध हो सकती हैं। वे महिलाओं और लड़कियों के लिए सशक्त मार्गदर्शक और रोल मॉडल के रूप में कार्य करती हैं। वे महिलाओं और लड़कियों के समक्ष अपने अधिकारों के लिए लड़ने तथा गैर पारंपरिक करियर अपनाने के लिए अपना उदाहरण प्रस्तुत कर सकती हैं। यानी कि वो एक मोटिवेशन के तौर पर, इंस्पिरेशन के तौर पर ऐसी महिलाओं को प्रोत्साहन दे सकती हैं जो कि अभी संघर्ष वाले दौर में हैं या फिर संघर्षरत क्षेत्र में हैं। UN पीस कीपिंग मिशन की अगर हम बात करें तो इसका उद्देश्य संघर्षरत देशों को संघर्ष की स्थितियों से निकलकर शांति पुनर्बहाल करने में सहायता प्रदान करना है। ये मिशन 3 बुनियादी सिद्धांतों द्वारा निर्देशित है। पहला है पक्षकारों की सहमति, निष्पक्षता और आत्मरक्षा तथा रक्षा अधिदेश को छोड़कर बल प्रयोग न करना। शांति रक्षा अभियानों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से अधिदेश मिलता है।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा है कि आपराधिक मामलों को तेजी से हल करने के लिए केंद्रीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों को फिंगरप्रिंट डेटाबेस के उपयोग की अनुमति दी जाएगी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को राष्ट्रीय स्वचालित फिंगरप्रिंट पहचान प्रणाली के उपयोग की अनुमति दी जाएगी। ये प्रणाली केंद्रीय एजेंसियों के डेटा को राज्यों के पुलिस रिकॉर्ड के डेटा के साथ एकीकृत करेगी। इस तरह से इससे एजेंसियां वास्तविक समय यानी रियल टाइम में डेटा अपलोड करने, पता करने और दोबारा से प्राप्त करने में सक्षम हो जाएंगी। इससे अपराधियों का पता लगाने और मामलों को तेजी से हल करने में मदद मिलेगी। NAFIS यानी नफिस एक वेब आधारित एप्लीकेशन है। ये राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से प्राप्त आपराधिक फिंगरप्रिंट डेटा की एक केंद्रीय रिपोजिटरी है। इसे 2022 में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने विकसित किया था। ये किसी अपराध के लिए गिरफ्तार किए गए प्रत्येक व्यक्ति को 10 अंकों का एक विशिष्ट राष्ट्रीय फिंगरप्रिंट नंबर प्रदान करता है। किसी अपराधी के लिए इस विशेष ID का उपयोग जीवन पर्यंत किया जा सकता है। इसमें अलग अलग FIR के तहत दर्ज भिन्न भिन्न अपराधों को एक ही राष्ट्रीय फिंगरप्रिंट नंबर से जोड़ा जाएगा। ये डेटाबेस एकीकृत पाम प्रिंट और फिंगरप्रिंट दर्ज करने और आकृति प्राप्त करने, स्टोरेज करने तथा मिलान करने की सुविधा प्रदान करता है। केवल प्राधिकृत अधिकारी ही इस डेटाबेस में बदलाव और संशोधन कर सकते हैं या फिर डेटा खोज सकते हैं। राष्ट्रीय स्तर के नफिस समाधान को NCRB का सेंट्रल फिंगरप्रिंट ब्यूरो कार्यान्वित और प्रबंधित करता है। भारत में फिंगरप्रिंटिंग बंगाल के हुबली जिले के मुख्य प्रशासक विलियम हर्शिल ने धोखाधड़ी और जालसाजी को कम करने के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया था। CFPB सेंट्रल फिंगरप्रिंट ब्यूरो 1955 में कलकत्ता में इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रशासनिक नियंत्रण में अस्तित्व में आया था। CFPB ने पहली बार 1992 में भारत की पहली स्वचालित फिंगरप्रिंट पहचान प्रणाली के माध्यम से फिंगरप्रिंट डेटाबेस को स्वचालित करना शुरू किया था। इसे फिंगरप्रिंट एनालिसिस एंड क्रिमिनल ट्रेसिंग सिस्टम यानी फैक्ट्स 1.0 कहा जाता है। भारत के धान उत्पादक क्षेत्रों में डायरेक्ट सीडिंग राइस पद्धति को अधिक स्वीकृति मिल रही है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक मजदूरों की कमी और बारिश में हुई देरी की वजह से चावल उत्पादक प्रमुख राज्यों में किसानों ने DSR पद्धति को अपनाना शुरू कर दिया है। DSR एक ऐसी प्रणाली है जिसमें धान के बीजों को सीधे खेत में बोया जाता है। ये रोपण की पारंपरिक प्रणाली से अलग है, जिसमें बीजों को किसी नर्सरी में बोया जाता है और बाद में पौध की जल से भरे खेत में रोपाई की जाती है। धान की रोपाई पद्धति में किसान नर्सरी तैयार करते हैं, जहां धान के बीजों को पहले बोया जाता है और अंकुर को बड़ा होने दिया जाता है। फिर उन पौधों को उखाड़कर 25 से 35 दिनों के बाद जलमग्न खेत में रोपित कर दिया जाता है, यानी कि जल से भरे हुए खेत में लगा दिया जाता है। DSR यानी डायरेक्ट सीडिंग राइस में जल का स्थान वास्तविक शाकनाशी रसायन ले लेता है। दूसरी ओर रोपण पद्धति में खेत का पानी शाकनाशी के रूप में कार्य करता है, क्योंकि जलमग्न अवस्था में खरपतवारों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाता और उनका विकास अवरुद्ध हो जाता है। DRI के लाभ ये हैं कि ये चावल की कुशल, संधारणीय और आर्थिक रूप से व्यवहार्य उत्पादन प्रणाली है। अनुकूल परिस्थितियों में उपज में कोई व्यापक कमी नहीं देखी गई है। ये प्रणाली श्रम और जल जैसे दुर्लभ संसाधनों की बचत करती है। DRI अपनाने में बाधाएं इसलिए भी हैं क्योंकि पक्षी और कीट धान के बीजों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। खरपतवार प्रबंधन में समस्या आती है। तने कमजोर होने का खतरा बढ़ जाता है, जिससे वे धान की बाली का भार सहन नहीं कर पाते। पौधों का विकास सही से नहीं हो पाता या फिर असमान विकास होता है। धान की खेती करने के लिए जो अनुकूल जलवायु है, उसमें खेती के लिए गर्म और आर्द्र जलवायु अनुकूल मानी जाती है। इसकी खेती उन क्षेत्रों के लिए सबसे उपयुक्त है जहां उच्च आर्द्रता, लंबे समय तक धूप और जल की सुनिश्चित आपूर्ति होती है। इसके पूरे फसल चक्र के लिए आवश्यक औसत तापमान 21 से 37 डिग्री सेल्सियस है। और आइए अब बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों के बारे में। राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम। सरकार शीघ्र ही राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम के प्रमुख की नियुक्ति करेगी। NLMC यानी राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम भारत सरकार की पूर्ण स्वामित्व वाली एक कंपनी है। इसे एक स्पेशल पर्पस व्हीकल यानी SPV के रूप में स्थापित किया गया है। इसका उद्देश्य सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र की अधिशेष, अप्रयुक्त या फिर कम उपयोग वाली भूमि परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण करना है। ये केंद्रीय वित्त मंत्रालय के प्रशासनिक क्षेत्राधिकार के अधीन कार्य करता है। इसकी घोषणा केंद्रीय बजट 2021-22 में की गई। अगला टॉपिक है राउंड ट्रिपिंग। फंड से संबंधित राउंड ट्रिपिंग के बढ़ते जोखिमों को देखते हुए प्रमुख यूनिकॉर्न सहित कई स्टार्टअप्स को टैक्स नोटिस भेजे गए हैं। राउंड ट्रिपिंग एक तरीका है जिसके तहत धन अलग अलग चैनल्स के माध्यम से एक देश से दूसरे देश में स्थानांतरण किया जाता है और उसी धन को विदेशी निवेश के रूप में दोबारा से मूल देश में वापस भेज दिया जाता है। राउंड ट्रिपिंग अवधारणा को भारत के किसी भी कानून में न तो परिभाषित किया गया है और न ही इससे संबंधित कोई नियम है। भारत में राउंड ट्रिपिंग पर प्रतिबंध लगाया गया है। इस प्रतिबंध का मूल उद्देश्य कर से बचने, कर चोरी के प्रयोजन से टैक्स हेवन देशों में धन के स्थानांतरण को रोकना है।
अगला टॉपिक है ऋणों की एवरग्रीनिंग। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने ऋणों की एवरग्रीनिंग के लिए नए तरीके अपनाने वाले बैंकों को लेकर चिंता व्यक्त की है। ऋण की एवरग्रीनिंग यानी कि ज़ोंबी लैंडिंग का एक रूप। इस व्यवस्था के तहत बैंक किसी ऋण खाते को गैर निष्पादित परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किए जाने से बचाने के लिए अस्थायी उपाय का सहारा लेते हैं। ज़ोंबी लैंडिंग उन संस्थाओं को क्रेडिट या फिर ऋण प्रदान करने की एक प्रथा है जो ऋण के पुनर्भुगतान में असमर्थ हैं। ऋण की एवरग्रीनिंग के लिए कई तरीके अपनाए जाते हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख तरीके हैं। दो उधारकर्ता एक दूसरे के ऋणों की एवरग्रीनिंग के लिए आपस में अपने ऋण या ऋण लिखतों की बिक्री और पुनर्खरीद करते हैं। इसके अलावा बेहतर क्रेडिट इतिहास वाले ऋणी को संकट में फंसे ऋणी के साथ व्यवस्थित सौदे करने के लिए राजी किया जाता है। ऐसा दबावग्रस्त ऋण परिसंपत्तियों से जुड़ी जानकारी को छिपाने के लिए किया जाता है। घड़ियाल गैवियलिस गैंगेटिकस। ओडिशा की महानदी नदी में सतकोसिया गार्ज के पास 35 नवजात घड़ियाल देखे गए हैं। घड़ियाल मगरमच्छ की ही एक प्रजाति है। घड़ियाल मुख्य रूप से चंबल नदी में पाए जाते हैं। चंबल यमुना की एक सहायक नदी है। घड़ियालों को IUCN में क्रिटिकली एंडेंजर्ड का दर्जा प्राप्त है। ओडिशा में मगरमच्छ की मुख्य 3 प्रजातियां पाई जाती हैं। ये प्रजातियां हैं घड़ियाल, मगर जो कि वल्नरेबल है, और खारे पानी वाले मगरमच्छ जो कि लीस्ट कंसर्न है। घड़ियालों के समक्ष प्रमुख जोखिम है पर्यावास स्थलों की क्षति, शिकार की संख्या में गिरावट, शरीर के अंगों के उपयोग के लिए अवैध शिकार। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। हाल ही में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क में एक इंटरप्रिटेशन सेंटर यानी कि एक विवेचना केंद्र स्थापित किया गया है। ये केंद्र वहां प्राप्त होने वाली वनस्पतियों और जीव जंतुओं के बारे में जानकारी देगा। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क एक यूनेस्को विश्व विरासत स्थल है। ये हिमालय पर्वत के पश्चिमी भाग में और हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इस क्षेत्र में पश्चिम की ओर बहने वाली जीवा, नाल, सेंज एवं तीर्थन तथा पार्वती नदियों के उद्गम स्थल स्थित हैं। ये सभी ब्यास नदी और अंततः सिंधु नदी की ऊपरी सहायक नदियां हैं। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क में वनस्पति और जीव जंतु हैं ओक, ब्लू पाइन, देवदार, हिम तेंदुआ, कस्तूरी मृग और नीली भीड़। बबूल यानी एकेसिया निलोटिका। एक हालिया शोध के मुताबिक बबूल के बीज के तेल का कृषि कीटों को नियंत्रित करने वाले रसायनों के पर्यावरण अनुकूल विकल्प के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। बबूल एक 12मासी सदाबहार वृक्ष है। ये भारतीय उपमहाद्वीप के साथ साथ उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, म्यांमार, श्रीलंका, सऊदी अरब, मिस्र तथा पश्चिमी और पूर्वी सूडान की एक स्थानिक पादप प्रजाति है। इसके वृक्ष भारत के उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। भारत में बबूल के प्राकृतिक वन महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और कर्नाटक में पाए जाते हैं। बबूल एक जीवाणुरोधी वृक्ष है। इसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण के गुण पाए जाते हैं। मैग्नीज ओर इंडिया लिमिटेड मोइल ने 4.02 लाख टन मैग्नीज अयस्क का रिकॉर्ड उत्पादन किया है। मैग्नीज प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला एक खनिज है। यह मुख्य रूप से लोहा, लेटराइट और अन्य खनिजों के साथ संयोजन में पाया जाता है। मैग्नीज के अयस्क हैं मैग्नाइट, साइलोमेलन, पायरोलुसाइट, ब्रूनाइट आदि। मैग्नीज के भंडार मुख्य रूप से मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और ओडिशा की गुंडाइट श्रृंखला से संबद्ध कायांतरित संस्तरों के तलछटीय निक्षेप में पाया जाता है। मैग्नीज डाइऑक्साइड का उपयोग ड्राई सेल बैटरी आदि के निर्माण के लिए किया जाता है। जोमी जनजाति। मणिपुर की जोमी जनजाति राज्य में कानून व्यवस्था बहाल करने की मांग कर रही है। जो लोग या जोमी जनजाति भारत और म्यांमार की सीमा पर रहने वाला देशज समुदाय है। ये समुदाय जो लोगों जो कि मिजो, कुकी और चिन का ही एक उपसमूह है। जोमी काउंसिल जोमी जनजातियों की एक शीर्ष संस्था है। जोमी जनजातियों में गांते, कौम, मेत, पैत, सिमत, तेडिम चिन, थंगखल, जोऊ और वेफेई आदि शामिल हैं। इनका निवास स्थान है नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर और असम। और आइए बात करते हैं सुर्खियों में रहे स्थलों के बारे में। तुर्की की राजधानी है अंकारा। तुर्की के राष्ट्रपति को एक बार और राष्ट्रपति पद के लिए चुन लिया गया है। तुर्की का कुछ भाग एशिया में और कुछ भाग यूरोप में आता है। तुर्की उत्तर में काला सागर से, उत्तर पूर्व में जॉर्जिया और आर्मेनिया से, पूर्व में अजरबैजान और ईरान से, दक्षिण पूर्व में इराक और सीरिया से, दक्षिण पश्चिम और पश्चिम में भूमध्य सागर तथा एजियन सागर से, उत्तर पश्चिम में ग्रीस और बुल्गारिया से सीमा साझा करता है। ये साइप्रस, मिस्र, रोमानिया, रूस और यूक्रेन के साथ अपनी समुद्री सीमाएं साझा करता है। इस्तांबुल तुर्की का सबसे बड़ा शहर और बंदरगाह है। तुर्की की प्रमुख नदियां हैं यूफ्रेटिस, टाइग्रिस और किजिलिरमक। तुर्की का सर्वोच्च बिंदु है माउंट अरारात और महत्वपूर्ण जल डमरू मध्य है बोस्फोरस और डार्डेनेल्स जल डमरू मध्य। तुर्की अनातोलिया पठार का एक भाग। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपने लक्ष्य के लिए तत्पर रहिए।
और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और अब हमें यानी विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।